everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel Science Side. Today we will do some general science questions. आपके एग्जाम तो ओवर हो चुके हैं, लेकिन कोई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप दे रहे हो जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, उस चीज के लिए आप इस वीडियो को देखिए। आपको थोरोली मैं एक्सप्लेन करूंगी हर एक क्वेश्चन। और एग्जाम्स क्योंकि ओवर हो चुके हैं, नई क्लास में आप जा रहे हैं। मैं +1 +2 यानी 11th और 12th का जो केमिस्ट्री और बायो का सेशन है वो स्टार्ट करूंगी। 10th का जो है मैं साइंस का सेशन स्टार्ट करूंगी। 15 अप्रैल मैंने ये डेट रखा है। अब इसमें चेंज आएगा तो विद इन 2 और 3 डेज आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो दैट इज रिलेटेड टू द जनरल साइंस क्वेश्चन। जो वीडियो में को पहली बार देख रहे हैं और जो नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द साइंस साइड चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी, जब बात आती है विटामिन की, तो विटामिन बी में B1 भी आप देखते हैं, विटामिन B2 देखते हैं, B3 देखते हैं, आपने विटामिन B5 B6 B9 दैट इज फोलिक एसिड। विटामिन आपका जो 12 है, B12 साइनोकोबैलामिन, उसका नाम सुना होगा आपने। तो ये सारे नाम जब आप पढ़ते हैं, विटामिन B1 की बात करें जिसको थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 की बात करें राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B9 की बात करें फॉलिक एसिड कहते हैं, तो उनमें एस्कॉर्बिक एसिड का नाम नहीं आता। एस्कॉर्बिक एसिड का नाम कब आता है? जब हम विटामिन सी की बात करते हैं। तो मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ, इस लिस्ट को अगर एक ही बार पढ़ लोगे, देयर इज अ ट्रिक, वो भी आपको बता दूंगी विटामिन से रिलेटेड, स्पेशली दिस बी से रिलेटेड। आपका आंसर यहाँ क्या है? दैट इज आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, दैट इज द करेक्ट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड किससे रिलेटेड है? एस्कॉर्बिक एसिड रिलेटेड है विटामिन सी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। जो आपका हार्ट है, हार्ट का काम क्या होता है कि सारे बॉडी ऑर्गन तक आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंचाना है। तो कौन हेल्प कर रहा है? सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी है? आर्टरी इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल। और अगर नेम पूछते हैं तो ऑटा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल दैट हेल्प टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। अब कई बच्चों को आर्टरी और वेन वाले में कंफ्यूजन हो जाता है जब क्वेश्चन सामने आता है। तो कैसे याद रखेंगे? एक हार्ट बना लेंगे सुंदर सा, ठीक है, और नीचे लिख देंगे आर्टरी, क्योंकि ये लेके जा रही है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को। तो हार्ट है, ये हार्ट लेके जा रहा है ब्लड को। तो ये देखिए एरो से पता चल रहा है कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, चाहे स्टमक है या किडनी है, हर एक के पास ब्लड को पहुंचाना है। कैसा ब्लड होना चाहिए? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए वो। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है लार्जेस्ट ब्लड वेसल, नाम है आर्टरी। अगर नेम पूछते हैं व्हाट इज दैट आर्टरी, दैट इज ऑटा। ठीक है, और वेन्स क्या काम करती हैं? उल्टा, यानी कि जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाने का काम करती हैं वेन्स। खुद बता रही है, इनका नेम सुजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, दैट इज बी, आर्टरी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। विच ब्लड वेसल हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। आपने आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, इन सबका नाम सुना होगा। आपको मैंने अभी बताया कि हार्ट का काम होता है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। लेकिन किसने पहुंचाना है? यहीं से देख लिया कि आर्टरी जो है वो लेके जाने का काम करती है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। ठीक है, अब सबको पता है कि इतनी सारी ब्लड जो इसके अंदर है, हार्ट के अंदर, वो बहुत ज्यादा प्रेशर से आर्टरीज की तरफ आ रहा है। तो आर्टरीज जो है वो थिक डायमीटर, मतलब अगर उनकी वॉल्स की बात करें तो उनके पास थिक वॉल्स होती हैं, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर से जो ब्लड है फ्रॉम द हार्ट इट विल एंटर इनटू द आर्टरीज। मतलब वो जो आर्टरीज हैं उनके पास ब्लड आ रहा है तो बहुत प्रेशर से आ रहा है, उस प्रेशर को संभालने के लिए उनकी थिकनेस हाई होती है। ठीक है, ये थिकनेस की बात आ गई। अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स ना थोड़ी थिन डायमीटर वाली होती हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका काम है कि आराम से काम करना है, कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो बहुत प्रेशर से आ रहा था। ठीक है,
यहाँ बहुत प्रेशर, इनको कौन दे रहा है, इनको तो बॉडी ऑर्गन दे रहे हैं, तो बॉडी ऑर्गन बोल रहे हैं आराम से काम करो, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। तो ये आराम से बॉडी ऑर्गन वेन्स को अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है और ये थिन डायमीटर की है। अब कैपिलरीज की बात करें तो बच्चे जो आर्टरी थी ना, ये आर्टरी थी और यहाँ मैं वेन बना रही हूँ, दिस इज द वेन। तो आर्टरी जो है थिन थिन ब्लड वेसल्स में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है। जैसे जैसे बॉडी ऑर्गन्स या हर एक सेल तक पहुंचना होगा ना आर्टरी को उस ऑक्सीजन को देने के लिए, तो वो थिन इनमें क्या होता है, वो थिन ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट होगी जिनमें पोर्स होते हैं और वो पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन को बॉडी ऑर्गन को दे देंगी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर कर जाएगी इनमें। ये जो पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं, ये पतली वाली जो ब्लड वेसल्स हैं इनको हम नाम देते हैं कैपिलरीज। इनको क्या नाम देते हैं, ये बहुत थिन होती हैं और इनमें पोर्स होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, की ऑक्सीजन को तो तुम्हें देना है और जो तुम्हारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें दे दो, हम उनको हार्ट से फिर कहाँ लेके जाएंगे, लंग्स में लेके जाएंगे। तो इनको बोला जाता है, ये जो सबसे पतली वाली है, बिल्कुल थिनेस्ट मैं बोल दूंगी, थिनेस्ट डायामीटर वाली जो मेरी पतली पतली सी ब्लड वेसल्स हैं, दैट इज नोन एज कैपिलरीज। इनको मैंने नाम दिया कैपिलरी। ठीक है, दीज आर कैपिलरी। ठीक है, तो इसका आंसर अब आपको पता चल गया होगा कि ऐसे तो ये थिक डायमीटर वाले हैं, आर्टरी वेन थिन डायमीटर वाली हैं, और अगर सबसे पतली वाले डायमीटर की बात करें, मैंने और पतली कर दी थी, एक आर्टरी आ रही थी, वो सेल को, हर एक सेल को या बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेना चाहती है, तो वो जो थिन वाली ब्लड वेसल्स बनाएगी उनको हम नाम देंगे कैपिलरी। तो कैपिलरी आपकी यहाँ पे आंसर बन रहा है। हम आंसर देख लेते हैं, ये रही आर्टरी का स्ट्रक्चर, ये रहा वेन का स्ट्रक्चर, और कैपिलरी देख लो कितनी पतली है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल विद द स्मॉलेस्ट डायमीटर वो कौन है, कैपिलरी। ये रहा आपका आंसर, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम फ्लावर की बात करते हैं ना, किसी फ्लावर की बात करते हैं, डायग्राम में ये फ्लावर है और इसका ये जो येलो कलर का डस्ट है इसको हम टच करें तो इट अपियर्स ऑन द फिंगर, फिंगर्स पे भी हमारे लग जाता है, हमें दिख रहा है। दीज टाइनी येलो ग्रेन्स, ये पतले पतले से छोटे छोटे से जो दाने येलो कलर के हमें लग गए हमारी फिंगर के टिप पे, these are precious substance in the nature because they contain the secret of the plant life। इनके पास सबसे जो important part है ना फ्लावर का वो आ गया। इस डस्ट को क्या कहते हैं, जब भी हम किसी फ्लावर को टच करते हैं, ऑरेंज कलर का है, रेड कलर का है, येलो कलर का है, और उसका वो जो डस्ट हमारी फिंगर के टिप पे लग जाता है, जब भी हम उसको टच करते हैं तो उसको कहा जाता है पोलन ग्रेन। पोलन क्या कहा जाता है, पोलन कहा जाता है। पोलन वो आपका क्या है, पोलन के अंदर ही तो स्पर्म सेल है। स्पर्म सेल कौन सा, मैं मेल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करूं तो आपको पता है कि जो फ्लावर है, फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हम देखते हैं, जो मेल पार्ट है उसमें अगर उसकी बात करें तो जो पोलन ग्रेन होते हैं इस तरह से, और ये इस तरह से फिलामेंट के ऊपर लगे होते हैं, दैट इज फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर ये पोलन ग्रेन लगा है। इस पोलन के अंदर स्पर्म सेल या जर्म सेल जो है वो प्रेजेंट है, और ये क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा किसके साथ, एग ऑफ द, जो एग है जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमें दिखने को मिलेंगे। तो ये जो पोलन्स हैं और ये रहा आपका फीमेल वाला पार्ट, ये आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तभी तो आगे फ्रूट बनेगा, तभी तो आगे सीड बनेगा, है ना, कॉन्टिन्यूसली लाइफ रहेगी प्लांट्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी प्रीशियस सब्सटेंस है कहाँ पे, नेचर में। तो यहाँ पे पोलन जो है वो आपका आंसर बनेगा, जो आपका येलो डस्ट जिसको आप अटैच कर लेते हो फिंगर टिप पे, वो क्या है, एक पोलन। ठीक है, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म सेल या जर्म सेल होते हैं। नेक्स्ट वी विल डू, यहाँ पे आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूइड नोन एज अ बाइल। तो बाइल जो है वो किससे रिलेटेड है, अगर हम बाइल को अगर याद करें तो बाइल जो है बच्चे, वो लीवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल। अब बाइल क्या काम करता है, जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं ना उनको छोटा करने में,
और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है कौन? बाइल। या हम ऐसा बोल सकते हैं इट हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म, इट हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी मॉलिक्यूल्स। ये जो फैटी मॉलिक्यूल्स हैं बड़े बड़े, उनकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो लीवर जो है वो रिलीज करता है बाइल। लीवर के पास होते हैं हिपैटिक सेल्स, और वो हिपैटिक सेल्स लीवर के अंदर बाइल का सिक्रीशन करते हैं, और बाइल इन बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को, यानी हमारे हमारे लीवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म करना, और दूसरा काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये काम होते हैं लीवर के। तो लीवर वो बाइल का प्रोडक्शन करता है, और बाइल स्टोर किस में होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो यहाँ पे आंसर है आपका कि फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस कौन करता है? वो करता है लीवर। तो ये रहा लीवर का स्ट्रक्चर। ये लीवर आपको दिख रहा है, लीवर से नीचे ये देखिए डक्ट निकल रही है जो उस बाइल को लेके जा रही है गॉल ब्लैडर के अंदर। दिस इज गॉल ब्लैडर, जहां पे वो स्टोर करके रखा जाएगा, ठीक है। और लीवर अपना काम करेगा आराम से, सिर्फ प्रोडक्शन का, स्टोरेज का ये काम करेगा। आंसर हम देख लेते हैं, दैट इज ए, लीवर हेल्प करता है प्रोडक्शन में बाइल की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर? लीवर का कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं है? तो अगर इस वर्ड की तरफ देखें, दिस इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना। तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फीमेल में हमारे पास एग की प्रोडक्शन होती है, मेल में स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन हम बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन से न्यू जनरेशन की प्रोडक्शन होती है। ये तो था रिप्रोडक्शन का, लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये लीवर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। यानी दिस इज द ऑप्शन विच इज द करेक्ट आंसर। हमारा लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में, मेटाबॉलिज्म में, या हम बोल सकते हैं इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स में हेल्प करता है। लेकिन हाँ, एंजाइम एक्टिवेशन कर दिया, डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया। ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम वैसे पेनक्रियास का होता है, थोड़ा बहुत ब्लड शुगर रेगुलेशन लीवर भी कर देगा, लेकिन रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं करता है। यहाँ पे आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट इज रिलीज्ड बाय द पैनक्रियास। बिल्कुल सही बात है। एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। इंसुलिन क्या करता है? शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। शुगर कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज रिलीज करते हैं इंसुलिन नाम का एक हार्मोन। वो हार्मोन शुगर के लेवल को, यानी ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। और अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन होना बंद हो जाए, तब हमारे में क्या होता है? एक डिजीज जो है हमें हो जाता है, दैट इज नोन एज डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। नाउ सेकेंड ऑप्शन है मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन विच कंट्रोल द स्लीप एंड द वीक साइकिल। बिल्कुल सही बात है। मेलाटोनिन जो है आपका पीनियल ग्लैंड, एक छोटा सा ग्लैंड है ब्रेन में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का आपने नाम सुना है, हाइपोथैलेमस का नाम सुना है, वैसे ही पीनियल ग्लैंड होता है हमारे पास, एक छोटा सा ग्लैंड है, वो मेलाटोनिन को सिक्रीट करता है। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये रहा पेनक्रियास का पिक्चर, ये है पेनक्रियास का पिक्चर। यहाँ पे आपने अभी लीवर पढ़ा था ना, यहाँ हम लीवर की स्टडी करते हैं। लीवर जो है वो बाइल को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इस डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर हो जाता है। लेकिन ये बाइल आगे कहाँ जाएगा? अपनी एक डक्ट बना के स्मॉल इंटेस्टाइन में उस बाइल को रिलीज भी तो करना है, क्योंकि बाइल ने क्या करना है? मेटाबॉलिज्म करना है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना है। इसी तरह से ये जो मेरा पेनक्रियाज है, दीज आर पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज में अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अगर किसी ने नाम सुना हो। ये पेनक्रियाज जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इंसुलिन जो है शुगर को कंट्रोल करता है। तो इसने भी अपनी एक डक्ट रिलीज करी, और ये जो सारे हॉर्मोन्स है, इंसुलिन का नाम ले रही हूँ मैं या ट्रिप्सिन का नाम ले रही हूँ, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर ही तो फूड है। स्टमक से डाइजेशन कंप्लीट हुई तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो फूड एंटर करेगा ना, तो वहां पे बाकी जो प्रोटीन की डाइजेशन है, फैट्स की डाइजेशन है, इमल्सिफिकेशन है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ बाइल। और इंसुलिन भी हेल्प करता है।
और मेलेटोनिन जो ब्रेन में है, पीनियल ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है इस चीज के लिए, स्लीप के लिए। तो इनमें दोनों ही बातें सही हैं, बोथ 1 और 2, यानी सी ऑप्शन मुझे सही लग रही है। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ पीनियल ग्लैंड की। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें छोटा सा पीनियल ग्लैंड है जो इस केमिकल को रिलीज करेगा, जो स्लीप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है आपके पास, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड यानी जो स्वेट प्रोड्यूस, पसीना जिसको हम बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करने वाला जो स्वेट ग्लैंड है वो ग्रेटेस्ट नंबर में कहाँ पे है ह्यूमन बॉडी में, सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड कहाँ पे? तो पाम ऑफ द हैंड, इनसाइड पार्ट ऑफ द हैंड इज नोन एज पाम। पाम मतलब हाथ का अंदर वाला ये इनसाइड पोर्शन जो है इसको पाम कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड है। जब भी आपको गर्मी लग रही होती है आपका हाथ सबसे पहले चिपचिपा यानी स्टिकी सा फील करता है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्वेट। तो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड कहाँ है सबसे ज्यादा? पाम में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आंसर आपका है सी। वैक्सीनेशन वॉज स्टार्टेड बाय, वैक्सीनेशन सबसे पहले किसने स्टार्ट करी थी? एडवर्ड जेनर ने। मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, दिस इज द पिक्चर। किससे रिलेटेड भाई वैक्सीनेशन उन्होंने स्टार्ट करी थी अगर किसी को पता हो? स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स वैसे तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी हम बोलते हैं, हमारे जो हेयर्स हैं वो प्रोटीन से हैं। ठीक है, हर चीज हमारी जो बॉडी की हर चीज है उसमें प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम बोलते हैं कि पेरेंट्स से कुछ जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर ट्रांसफर हुआ है, हम बोलते हैं डीएनए इज दैट। अब डीएनए जो है वो क्या करता है आरएनए में, ठीक है, डीएनए जो है आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए जो है आगे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और हर एक प्रोटीन जो है हमें आई कलर, हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं प्रोटीन्स कैसी हैं। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, अब प्रोटीन्स की बात करें कि प्रोटीन्स बनी किस चीज से हैं, तो प्रोटीन्स बनी होती हैं बच्चे अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से। सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है हमारे पास ग्लाइसिन। कार्बन होना चाहिए आपके पास, एक तरफ आपके पास COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दूसरी तरफ आपके पास NH2 अमाइन ग्रुप हो, और फिर अगर आप 2H लगा दे, सिंपलेस्ट वाला जो अमाइनो एसिड है दैट इज ग्लाइसिन, उसके बाद नेम चेंज होते जाएंगे, आप यहाँ पे CH3 लगा रहे हो, एक H लगा रहे हो, उसके हिसाब से। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक R यानी अल्काइल ग्रुप लगाया है उन्होंने, तो इसका नाम अलग से है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, अमाइनो एसिड, हाँ जी बिल्कुल, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं, शुगर से नहीं, फैटी एसिड से नहीं, न्यूक्लिक एसिड से। नेक्स्ट, हार्ट इज मेड अप ऑफ, अगर हार्ट की कभी भी बात आती है ना बच्चे, तो ये नाम चलता है हार्ट के लिए, कार्डियक। जैसे मैं लीवर के लिए हिपैटिक वर्ड यूज कर रही थी ना, मैंने कहा था हिपैटिक सेल्स होते हैं, हार्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कार्डियक। कार्डियक मसल्स से बना होता है हमारा हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, हरगोबिंद खुराना एट रिसर्च्ड ऑन, हरगोबिंद खुराना आपके इंडियन ओरिजिन के थे, अमेरिका में इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट करके वहीं पे इन्होंने आगे जो है स्टडी करी थी, किसकी? जेनेटिक कोड जो है उसको अंडरस्टैंड करा था, और उसी के बेसिस पे उन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन जो है वो बनाया था। आर्टिफिशियल जीन जो है वो सबसे पहले किसने प्रिपेयर करा था? हरगोबिंद खुराना ने। इन्होंने हमें सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन बना के दिया। तो इन्होंने जेनेटिक कोड को अच्छी तरीके से समझा था। जेनेटिक कोड क्या होता है? डीएनए हमें पता है ना, इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आपके पास, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि हमारा ये जो डीएनए है ये आरएनए की सीक्वेंस जो है वो बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन उसको बोलते हैं। आरएनए प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब ये प्रोटीन जो सीक्वेंस, प्रोटीन की जो ये जो डीएनए की ये जो सीक्वेंस है, इसमें हम देखते हैं अलग अलग कोड होते हैं जो अलग अलग प्रोटीन को क्या करते हैं, कोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल AUG है या GUG है, इस तरह से कुछ कुछ कोड्स हैं उन प्रोटीन उसके डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर, हम उनको बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं? हम उनको जीन्स बोलते हैं। तो इन इसी तरह से ये जो जेनेटिक कोड्स हैं इनको अंडरस्टैंड करा था हरगोबिंद खुराना ने, और उन्होंने ही आर्टिफिशियल जीन को सबसे पहले डिस्कवर करा था।
तो हरगोविंद खुराना, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ एंड द आंसर इज, उन्होंने सबसे पहले अंडरस्टैंड करा था जेनेटिक कोड, हरगोविंद खुराना ने। नाउ इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट, सबसे पहले प्रोटीन की डाइजेशन जो है कौन से बॉडी के पार्ट में शुरू होती है, तो इसमें स्टमक आएगा। स्टमक में आपके पास इंजाइम का नाम है पेप्सिन, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, इसमें प्रोटीन की डाइजेशन में। ऐसे तो ये किस फॉर्म में पड़ा हुआ है स्टमक के अंदर, पेप्सिनोजन, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए एसिड चाहिए, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, स्टमक के अंदर। तो जैसे ये इसको एक्टिवेट करता है, ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और फिर प्रोटीन की डाइजेशन करता है। तो यहाँ पे हुई प्रोटीन की डाइजेशन, स्टार्ट कहाँ से हुई, स्टमक में। आगे भी प्रोटीन की डाइजेशन चलती रहती है, पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये रहा स्टमक और ये रहा आपका आंसर, दैट इज बी। नेक्स्ट, नेम द एसिड, ये तो सबको पता होगा आई थिंक, स्टमक में कौन सा एसिड है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द एसिड विच इज प्रेजेंट इन द स्टमक। ये नहीं है, ये नहीं है, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, वाई द वाइट ब्लड कॉर्पसल, जो आपके WBC हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो WBC हैं उनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसी इम्यूनिटी का मतलब होता है, दे फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड द वायरस एंड अदर इन्फेक्शन दैट एंटर इन द बॉडी। जो भी इन्फेक्शन अंदर आएगा बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, तो उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारे पास होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, WBC। RBC क्या करते हैं, तो RBC जो है उनके पास होता है एक रेड प्रोटीन या रेड पिगमेंट, जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये भी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। कोएगुलेशन कि ब्लड फ्लो कट लग गया, ब्लड फ्लो ही होता रहता वहां से, नहीं, ब्लड जो है फ्लो होना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे कोएगुलेशन हो जाती है, और कोएगुलेशन कौन करता है, प्लेटलेट। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइट, जिन्होंने पहली बार इस चैनल को देखा है प्लीज सब्सक्राइब, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आऊंगी। ठीक है, थैंक यू।